हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो एक तो आपका चल ही रहा है स्थल मंडल से संबंधित, दूसरा आपका टॉपिक है यहाँ पे मानव भूगोल एवं अधिवास से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को अपन लोग व्याख्या के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। क्योंकि ये आपको इसलिए शुरू किया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो मैंने सोचा इसी को अब शुरू किया जाए। क्योंकि आपका जो पेपर है यूजीसी नेट का वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है और साथ में आपके कई सारे सेट एग्ज़ाम भी हैं और आपका जो पीजीटी एग्ज़ाम है यूपी पीजीटी का वो भी आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लेबेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? कार्ल हाउसहोफर के द्वारा, डब्ल्यू किस्टॉलर के द्वारा, जीन गॉटमैन के द्वारा या फिर रेडजेल के द्वारा। तो देखिए जो लेबेंसराम है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में करते जाइएगा। ये जो अवधारणा है फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दी गई थी। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। फ्रेडरिक रेडजेल, इन्होंने लेबेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। रेडजेल जो कि प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने का अग्रणीय कार्य किया था। यानी कि जो मानव है उसको इन्होंने स्थायी माना था और उनको स्थान प्रदान भी किया था। कार्ल हाउसहोफर 1924 में मुनचेन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इन्होंने भू राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया। डब्ल्यू किस्टॉलर, इन्होंने दिया था केंद्रीय स्थान सिद्धांत, ये इनका पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत दक्षिण जर्मनी के बस्तियों के अध्ययन पर आधारित था। ये भी इसका नोट करके चलिएगा कि जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत था उसको किस पर आधारित किया गया था, तो ये आपका दक्षिण जर्मनी पर आधारित था। ठीक है, मेगालोपोलिस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो जीन गॉटमैन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से इनका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेबेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? वही क्वेश्चन आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नीचे यहाँ पे लेखक दिए गए हैं और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो चलिए कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये अपन लोग लगा लेते हैं। पुस्तकें आप लोग जितने भी यहाँ से क्वेश्चन करेंगे इनको ही कर जाएंगे तो आपका क्या होगा, जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कार्ल लेटर दिया गया है, R.E. डिकिंसन, रिचर्ड हर्टसन एवं डेविड हार्वे दिया गया है। तो जो कार्ल लेटर हैं इनकी जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक इनकी कंपैरेटिव ज्योग्राफी कार्ल लेटर के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में R.E. डिकिंसन, इनके द्वारा लिखी गई थी द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। रिचर्ड हर्टसन की देखिए पुस्तक है यहाँ पे आपकी जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये आपकी किसकी हो जाएगी? हर्टसन की। और डेविड हार्वे के द्वारा लिखी गई थी एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे ये यही दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। कार्ल लेटर के द्वारा कंपैरेटिव ज्योग्राफी लिखी गई है। R.E. डिकिंसन के द्वारा द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी लिखा गया है। रिचर्ड हर्टसन के द्वारा द नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी गई है। डेविड हार्वे के द्वारा एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विद्वान दिए गए हैं और उनके मॉडल्स दिए गए हैं। मेंडाल ने कौन सा मॉडल दिया था? यहाँ पे दिया गया है संचयीकरण मॉडल दिया गया है। बॉर्डुविले के द्वारा परिवहन मॉडल बता रहे हैं और जो फ्रीडमैन है इनके द्वारा केंद्रीय उपांत मॉडल बना रहे हैं और फ्रैंक के द्वारा निर्बलता मॉडल बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डुविले है, बॉर्डुविले का यहाँ पे परिवहन मॉडल हो जाएगा, संचयीकरण मॉडल हो जाएगा। जो रिमर है, रिमर का दिया था यहाँ पे, ठीक है, रिमर ने दिया था कौन सा? परिवहन मॉडल। बॉर्डुविले का नहीं होगा ये, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बी ही गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया था? किसने दिया था? थॉमस कोहन ने, डडले स्टाम्प ने, डेविड हार्वे ने या फिर एडवर्ड अगस्टस एकरमैन ने। तो किसने दिया था जो परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो वो आपका डडले स्टाम्प है।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो डडली स्टाम्प है इन्होंने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया। मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक क्रांति के अंतर्गत गणितीय एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए भौगोलिक तथ्यों व वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जाने लगा। मात्रात्मक क्रांति के विकास में मैकार्टी, सोरले, पीटर हैगेट, ग्रेगरी, चैपमैन, बेरी एवं गैरिसन इन सभी के नाम आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था मात्रात्मक क्रांति में। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से भूगोल में द्वैतवाद प्रस्तुत करता है? आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, जनसंख्या एवं जनांकिकी भूगोल, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल, ग्रामीण एवं सामाजिक भूगोल। तो जो आपका द्वैतवाद है जिसमें भूगोल को दो भागों में बांटा गया था वो कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल के अनुसार ही भूगोल को दो भागों में बांटा गया था। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लिए। प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल भूगोल में द्वैतवाद के प्रमुख उपागम है। क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति को विकसित करने का जो पहला श्रेय जाता है वो हम्बोल्ट को जाता है। हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति आनुभाविक एवं आगमनात्मक थी, जबकि जो प्रादेशिक उपागम है वो क्रमबद्ध भूगोल ही है, जो किसी लघु क्षेत्र या फिर प्रदेश के संदर्भ में किया जाता है। आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के विकास में कार्ल रिटर का महत्वपूर्ण योगदान है। गालो, ब्रून्स, ब्लॉस एवं डी मार्तोनी इन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे, तो इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, भूगोल में मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जूलियन वॉलपर्ट ने, यीफू तुआन ने, विलियम किर्क ने या फिर डेविड हार्वे ने। तो जो यीफू तुआन हैं आप लोगों के, इन्होंने क्या किया था, भूगोल में मानवतावादी भूगोल की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। यीफू तुआन से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। भूगोल में मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना यीफू तुआन के द्वारा की गई थी। भूगोल में मानववाद का सबसे पहले आरंभ अपने स्थल रूप में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्लॉन्स के नेतृत्व में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था। जो ब्लॉन्स थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ब्लॉन्स द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट जीवन पद्धति और संभववाद मानववादी उपागम के ही विशिष्ट स्वरूप हैं, जबकि जूलियन वॉलपर्ट, विलियम किर्क, कॉक्स, गॉलेज, गुडी, प्रेड व्यवहारवादी उपागम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था। ठीक है, तो जो व्यवहारवादी हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, इनका नाम याद रखिएगा। जूलियन वॉलपर्ट हो जाएंगे, विलियम किर्क हो जाएंगे, कॉक्स हो जाएंगे, गॉलेज हो जाएंगे, गुडी है एवं प्रेड है। ठीक है, प्रेड का नाम बहुत ज़्यादा व्यवहारवाद में पूछा जाता है। यीफू तुआन ने सबसे पहले मानवतावादी शब्द का प्रयोग किया था, उसके बाद में ब्लॉन्स ने इसको आगे बढ़ाया था। जो यीफू तुआन है इन्होंने 1976 में इसका उपयोग किया था। चलिए आगे बढ़िए। फिर से वही क्वेश्चन आप लोगों का, जो मानवतावाद की विचारधारा है इसका प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो यहाँ पे आपका तुआन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानवतावादी दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए आपका फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये वाला एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका कई बार टुआन लिखा आता है, टॉन लिखा आता है, तुवान लिखा आता है, तो नाम वही है। आगे बढ़िए। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन टुआन हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, कौन सा सही से सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। अल मसूदी की रूट्स एंड रियलम बता रहा है, अल बाल्खी की किताब अल अस्कल बता रहा है, अल बरूनी की किताब अल हंद बता रहा है और इब्न खल्दून की अल मुकदमा बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी सही नहीं है ये बता रहा है। तो देखिए जो रूट्स एंड रियलम है जो कि अल मसूदी की बता रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि जो रूट्स एंड रियलम है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न हाकल के द्वारा लिखी गई थी। अल मसूदी की सोन की चारागाहें जवारत की खाने हैं, ये अल मसूदी के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वही गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? C.A.M. किंग के द्वारा लिखा गया है, W.M. डेविस के द्वारा, जेम्स हटन के द्वारा या फिर W. पेंक के द्वारा? तो जो वर्तमान भूतकाल की कुंजी है ये स्टेटमेंट दिया गया था आप लोगों के जेम्स हटन के द्वारा, काफ़ी फेमस है। इसी को एक रूपतावाद का सिद्धांत भी इसमें आ जाता है आप लोगों का, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसमें। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा। जेम्स हटन ने ही एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन 1785 में किया था। उन्होंने बताया था कि जो भूगर्भिक प्रक्रम है भूगर्भिक इतिहास में प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। इसी आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। जैसा अपन लोग आज देख रहे हैं वैसा ही पास्ट में हुआ है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था? जेम्स हटन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आया है, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो आपका कॉटन है, डट्टन है, हटन है या फिर डॉल्टन है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से वक्तव्य दिया गया है वही क्वेश्चन आपका वर्तमान भूत की कुंजी है, तो यहाँ पे आपका जेम्स हटन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया था? पर्यावरणीय निश्चयवाद के स्वरूप में या फिर परिमाणात्मकता के में, संभववाद या फिर क्षेत्रवाद के में? तो जो व्यवहारवाद है किसके प्रतिक्रिया में आया था? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो परिमाणात्मकता हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परिमाणात्मकता यानी कि क्वांटिफिकेशन की ये बात कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। व्यवहारवाद परिमाणात्मकता के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। व्यवहारवाद भूगोल में मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है तथा तथ्यों के भौगोलिक विश्लेषण में मनुष्य के व्यक्तिगत या फिर सामूहिक आचरण को प्राथमिकता दी गई है। व्यवहारवादी चिंतन के आरंभिक विकास 1960 के दशक में विलियम किर्क का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। किसका माना जाता है व्यवहारवाद में? विलियम किर्क का। ठीक है, कुछ अन्य विद्वान जैसे कि कार्ल साबर, J.K. राइट, G.F. वाइट, इन्होंने भी मानव व्यवहार एवं बोध या फिर अनुभूति की भूमिका के महत्व पर आवाज उठाई थी। राधे राधे। तत्कालीन परिस्थितियों में इन विद्वानों के विचार भौगोलिक चिंतन को नई दिशा नहीं दी जा सकती। 1960 के दशक में व्यवहार परक भूगोल में मस्तिष्क का भूगोल या फिर मानसिक मानचित्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय हो गया, जिसका योगदान जाता है डाउन एवं स्टी, गोल्ड एवं वाइट, इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, जो आपके मानसिक मानचित्र बने थे, जो मेंटल मैप बनते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कॉस्मोग्राफी का प्रतिपादन किया था? उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित भी किया था। कार्ल रेटर ने, ऑस्कर पेस्टेल ने, अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट ने या फिर बर्नहार्ड बारेनियस ने? तो किसने इसको जो कॉस्मोग्राफी है इसको डिवाइड किया था यूरेनोग्राफी एवं ज्योग्राफी में? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट हैं, इन्होंने कॉस्मोग्राफी 1845 से 1862 तक 5 खंडों में इसका प्रतिपादन किया था और उसे ही यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में इन्होंने विभाजित किया। ठीक है, हम्बोल्ट ने 1789 से लेकर के मृत्यु पर्यंत यानी कि मरने तक उनके लेख संग्रह और पुस्तकों को प्रकाशित किया। उनका सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ग्रंथ था कॉस्मोस। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए, यहाँ से पूछे जाते हैं ये। इनकी प्रमुख रचनाएं राइनलैंड बेसाल्ट जो कि 1789 में लिखी गई थी, जियोग्नाजिया, नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा जो कि 30 अंकों में लिखी गई थी, मध्य एशिया, मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल। हम्बोल्ट ने ही पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किया और विश्व मानचित्र पर जो मानचित्र रेखाएं होती हैं वो बनाई। ठीक है, तो हम्बोल्ट का काफ़ी योगदान है ज्योग्राफी में, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए। कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी ज्योग्राफी में विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है? अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम्बोल्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारत और श्रीलंका के बीच नौगम्य नहर बनाने की कल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? लूना लियोपोल्ड के द्वारा,
एल फेरेल के द्वारा, एडी टेलर के द्वारा या फिर सीजे बैरो के द्वारा। तो ये जो कल्पना थी नौगम्य नहर बनाने की वो किसके द्वारा की गई थी? वो एडी टेलर के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच में नौगम्य नहर बनाने की कल्पना एडी टेलर ने की थी। भारत की प्रमुख नहरें जैसे कि इंदिरा गांधी नहर है, बुचिंगम नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर तथा सतलज यमुना लिंक नहरें हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलानी है। अरब भूगोलवेत्ता दिए गए हैं, उनकी किताबें दी गई हैं। अल मसूदी, अल एदासी, अल बरूनी, इब्न खल्दून। तो जो अल मसूदी हैं इनकी कौन सी बुक है ये आपको मैच करनी है। तो जो अल मसूदी है इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो किताब मुराज अल दुहाब लिखी गई थी। अल इदरसी के द्वारा टेबुला रोजियाना लिखी गई थी। अल बरूनी के द्वारा किताब अल हिंद लिखी गई है। इब्न खल्दून के द्वारा मुकदमा लिखी गई है। ठीक है, तो आपका तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये आप लोग देख लीजिए। अल मसूदी के द्वारा किताब मुराज अल दुहाब लिखी गई है। अल इदरसी के द्वारा टेबुला रोजरियाना लिखी गई है। अल बरूनी के द्वारा किताब अल हिंद एवं इब्न खल्दून के द्वारा मुकदमा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन भूगोल में चिंतन फलक पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादक है? टी.एस. कोहन है, विलियम किर्क है, सी.आर. डार्विन या फिर ए.जी. टेंसली। कौन हो जाएगा जो कि चिंतन फलक या फिर पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादक किया था? तो वो आपके टी.एस. कोहन हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। चिंतन फलक या फिर पैराडाइम एक गतिशील संकल्पना के रूप में इसको विकसित करने का श्रेय थॉमस कोहन को जाता है, जिन्होंने 1962 में प्रकाशित अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक थी जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में इसकी विस्तृत व्याख्या की। कोहन ने चिंतन फलक की वैकल्पिक शब्दावली के लिए अनुशासनिक सांचा का प्रयोग किया है। इसके अनुसार अनुशासनिक इसलिए है क्योंकि यह किसी विशिष्ट अनुशासन यानी कि विषय की अध्येता के लिए सामान्य होता है, और सांचा मैट्रिक्स इसके लिए क्योंकि इसमें क्रमबद्ध और तत्व सम्मिलित होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत विशिष्टता की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी देख लीजिए। भूगोल में चिंतन फलक शब्दावली का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो पीटर हेगेट के द्वारा और सोरले के द्वारा किया गया था 1967 में। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी मॉडल इन ज्योग्राफी, इसमें इसका वर्णन किया हुआ है। 1972 में डेविड हार्वे के लेख रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन के पश्चात ये शब्दावली अधिक लोकप्रिय हो गई। डेविड हार्वे ने 1979 में चिंतन फलक को संकल्पनात्मक उपकरण की संज्ञा दी। इसके अनुसार पैराडाइम विश्वासों, मूल्यों, तकनीकी आदि का पूर्ण पुंज है जिसमें किसी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन है आप लोगों का, निदर्शन या फिर पैराडाइम की अवधारणा किसने दी थी? तो वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टी.एस. कोहन के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच में संबंध होता है? इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसके द्वारा? फ्राइडमैन के द्वारा, डिकेन्स के द्वारा, कोकलिंस्की के द्वारा या फिर ल्यूटेन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा ये वाली अवधारणा दी गई थी? तो ये आपका फ्राइडमैन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, व्याख्या देखिए इसकी। फ्राइडमैन ने स्थानिक संगठन एवं राष्ट्रीय विकास के बीच में संबंध होता है इस अवधारणा को प्रतिपादित किया। टॉफे ने 1970 में बताया कि आज का भूगोल मानव समाज के स्थानिक संगठन का अध्ययन है जो कि प्रतिरूपों और प्रक्रमों में व्यक्त होता है। अमेडियो तथा गॉलेज ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक रीजनिंग इन ज्योग्राफी में 1975 में बताया कि भूगोल केवल स्थानिक विविधताओं के कारण को नहीं बताता। इस प्रकार पृथ्वी की सतह क्षेत्र के प्रादेशिक अध्ययन से भूगोल स्थान और विविधताओं के संगठन का विज्ञान बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, यह कथन दिया गया था ब्लॉन्स के द्वारा या फिर डिमांजिया के द्वारा, सावर के द्वारा या फिर आपके ब्लून्स के द्वारा। तो जो भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य जो है वो अंतिम कारक है, ये जो कथन दिया गया था वो दिया गया था कार्ल सावर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, यह कथन कार्ल सावर के द्वारा दिया गया था। कार्ल सावर ने 1925 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, यानी कि भूदृश्य की आकार की। इसमें भूदृश्य की संकल्पना का विस्तृत विवेचन किया। सावर ने जर्मन शब्द लैंडस्काफ्ट के, ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्द पूछा जाता है, इसके पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। सावर प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग किया था। कार्ल सावर हैं, इन्होंने भूदृश्य को 2 वर्गों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। राजनीतिक भूगोल में भू रणनीति यानी कि जियो स्ट्रेटजिक मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्पिटमैन के द्वारा, सॉल कोहेन के द्वारा, जॉन शॉर्ट के द्वारा या फिर जॉन एग्न्यू के द्वारा। तो जो राजनीतिक भूगोल है इसमें जो शब्द है आप लोगों का जियो स्ट्रेटजिक मॉडल, इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो सॉल कोहेन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, और ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।